नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज हालांकि दो महत्वपूर्ण बैठक हुई विपक्षी पार्टियों की बेंगलोर में और एनडीए की दिल्ली में। वो हम लोग अपने जो लाइव है और बाकी जगह कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको ओवरव्यू में तीन अलग अलग विषयों पे कुछ चीज़ें जैसे मैं देख रहा हूं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला, कौन मोदी, अमित शाह और नड्डा को चैलेंज करेगा बीजेपी में। दूसरा, क्यों यूपी में कांग्रेस एकला चलो की नीति अपना रही है। और तीसरा, कौन किसके साथ खेला कर रहा है एनसीपी में। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने एक छोटी रकम आपको हमें देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार वन टाइम एक मुश्त भी आप हमें एक आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, कौन मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी को चैलेंज करेगा बीजेपी में। अभी कल एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो कहीं से मुझे समहाउ मेरा सेंस कहता है कि वो एक खिचड़ी पक रही है। कल लखनऊ में राजनाथ सिंह साहब, नितिन गडकरी जी और योगी जी लखनऊ में एक मंच पे आए। सार्वजनिक रूप से उन्होंने कुछ उद्घाटन किए। ये भी पता लगा कि गडकरी साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा यूपी में एलोकेट किया है उन्होंने सड़क का फंड, इत्यादि इत्यादि। वो तो नॉर्मल रूटीन था। राजनाथ सिंह जी ने एक दूसरे की तारीफ, सबने एक दूसरे की तारीफ की, तीनों वक्ताओं ने। ये तीनों लोग अगर एक साथ आ रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो एक तीसरी तिकड़ी इस समय बीजेपी को रूल कर रही है, रन कर रही है, मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा की, उसको ये तीनों लोग कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल चैलेंज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज जान लीजिए, एक गुजरात मॉडल है, जो गुजरात मॉडल मोदी जी ने उसको सक्सेसफुली, उसको धीरे धीरे लोगों के उसमें विमर्श में लाए, लोगों को ये बैठाया कि गुजरात मॉडल डेवलपमेंट मॉडल है, बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत इसकी तारीफ होती है, लोगों का जनजीवन बड़ा अच्छा है, और उसके बाद इसको पूरे देश को बेच दिया। इस गुजरात मॉडल के कर्ता धर्ता दो गुजरात के, मतलब ओरिजिनली तो मोदी जी और अमित शाह साहब प्लस नड्डा जी हैं। तो नड्डा जी भी हिमाचल से आते हैं, छोटा राज्य है, और इसको बैक करता है गुजरात क्लब। गुजरात क्लब जब मैं बात कर रहा हूं तो गुजरात के वो व्यवसायी जो मूल रूप से गुजराती हैं। हालांकि उनके ऊपर भी अब एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि गुजरात के काफ़ी व्यवसायी बैंक को चपत लगा के, बैंक का पैसा लेके देश छोड़ के भाग गए हैं। और वो वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ जाके वो कोई भीख मांग रहे हैं, वहाँ बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। तो एक गुजरात मॉडल ये कि यहाँ का पैसा लो, कैसे बैंक को चपत लगाओ और देश से बाहर निकल लो, और फिर वहाँ जाके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओ। मैं कुछ आप लोगों को इस पे और कुछ बताने से पहले जरा एक दो कौन क्या है ये भी जरा समझ लीजिए ठीक से। पहले मैं राजनाथ सिंह, गडकरी जी और योगी जी की बहुत बेसिक से डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। राजनाथ सिंह साहब इस तिकड़ी में सबसे सीनियर आदमी, 1951 के बॉर्न हैं, एमएससी फिजिक्स में है, और केवल डिग्री ही नहीं, इनकी एमएससी फिजिक्स में की है, उसके बाद ये टीचर भी रहे, तो इसलिए कहीं कोई पढ़ाई लिखाई में झोल नहीं है। और ये 1964 से आरएसएस में एक्टिव हैं। 72 में ये शाखा कार्यवाह बने आरएसएस के, लेकिन उससे पहले 1969 में ये सेक्रेटरी गोरखपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बन चुके थे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, माफ कीजिएगा। इन सब लोगों में ये राजनाथ सिंह साहब हैं जो जेपी मूवमेंट ऑफ 75 इमरजेंसी के अगेंस्ट हुआ तो उसमें जेल गए, 2 साल जेल रहे। 77 में एमएलए हुए, 77 में एमएलए हो गए थे। 1988 में ये नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय यूथ विंग के हुए, जो बीजेपी की यूथ विंग है। 94 में ये राज्यसभा पहुंच गए थे। हालांकि उससे पहले 91 में ये प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हो चुके थे, और 99 में ये यूनियन मिनिस्टर बन गए। फिर 2000 में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश बन गए,
फिर 2005 से 9 तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेशनल अध्यक्ष रहे। 2 बार ये प्रेसिडेंट रहे, 2005 से 2009, 2013 से 2014। हालांकि लोकसभा इलेक्शन इन्होंने पहली बार 2009 में जीता। अब इस कड़ी के जो दूसरे साहब हैं नितिन गडकरी साहब, उनकी रेपुटेशन अच्छी, लोगों से मिलते जुलते हैं, विपक्ष के लोगों से भी आदर के साथ बात करते हैं, दुश्मन नहीं मानते हैं। ये 1957 बॉर्न है। इनके पास भी डिग्री है पक्की वाली, एमकॉम और एलएलबी हैं, और ये 1995 में स्टेट मिनिस्टर बन गए थे महाराष्ट्र में। इन्होंने बहुत काम किया स्टेट मिनिस्टर के रूप में, इनको ठीक जान पहचान इनको माना जाता है। और ये यंगेस्ट शायद महाराष्ट्र के स्टेट बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी रहे 2009 से 2013। जब राजनाथ सिंह साहब हटे 2009 में, तो ये उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे। और 2014 में यूनियन मिनिस्टर बन गए। जो सरकार के सबसे सफल मंत्री अगर किसी को माना जाएगा, अगर सबसे निर्विवाद रूप से, तो उसमें मेरे ख्याल में नितिन गडकरी ही साहब हैं। इनकी एक और हुनर ये है कि इनको जो मुंबई क्लब है, बॉम्बे क्लब जो है, मतलब बॉम्बे के जो पैसे वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इनको बैक करेंगे अगर कोई इस तरह की बात आएगी तो। अब तीसरे हमारे योगी जी हैं, 1972 बॉर्न, सबसे यंगेस्ट इन दिस लॉट, मतलब राजनीति के हिसाब से 51 साल उम्र। ये भी पक्की वाली डिग्री इनके पास, बीएससी मैथमेटिक्स। और ये इन सारे लोगों में लोकसभा सबसे पहले पहुंचने वाले, इन सारे लोगों में, मैं 6 लोगों की जिनकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले ये पहुंचे। एमपी 1998 में बन गए, फिर 99, फिर 2004, फिर 2009, फिर 2014, ये 5 बार लगातार एमपी, और चीफ मिनिस्टर 2017 में बन गए। योगी जी की अपनी एक स्टाइल है, और योगी जी आज सबसे बड़े वोट कैचर के रूप में बीजेपी में देखे जाते हैं। अब इधर आ जाइए, जो ये तीसरे 3 लोग इस समय रूल कर रहे हैं बीजेपी को। मोदी जी 1950 बॉर्न है, राजनाथ सिंह साहब से 1 साल सीनियर, मतलब एज में। इनकी डिग्री है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। तो एक तरह से ये यूनिक हैं, जो अकेले व्यक्ति जिसके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, पूरे विश्व में अकेले व्यक्ति जिनके पास ये डिग्री है। ये कहते हैं, इनका क्लेम है कि 1958 में आरएसएस के से जुड़ गए थे। कोई वो नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। इनकी ज्यादातर चीजें इनके क्लेम हैं। 1971 में फुल टाइम जो आरएसएस के प्रचारक बन गए। उससे हालांकि उधर राजनाथ सिंह साहब 1963-64 में आरएसएस से जुड़ गए थे। ये 1978 में संभाग प्रचारक बने आरएसएस का, सूरत और वडोदरा के। 1987 में ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बीजेपी के गुजरात में बने। नवंबर 1995 में ये बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी बने। तो अगर नेशनल सेक्रेटरी कोई क्राइटेरिया है किसी राष्ट्रीय पार्टी का, तो उस तरह से मैं इनसे सीनियर हूं। मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी 1994 में बन गया था। खैर, 1998 में जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के बने। अक्टूबर 2001 में ये चीफ मिनिस्टर बने, और जब चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद ये फिर एमएलए बने, और 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा का इलेक्शन लड़े, तो लोकसभा इन्होंने 2014 में पहले बार लोकसभा की। इनके ये नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं बीजेपी के, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं, और वो सब मूल रूप से आडवाणी जी की कृपा से। अब इनके जो सबसे खास आदमी हैं जो पूरी बीजेपी चलाते हैं, वो हैं अमित शाह साहब। 1964 बॉर्न, बीएससी बायोकेमिस्ट्री। 1987 में ये भारत जो बीजेपी का यूथ विंग है उसके तालुका के सेक्रेटरी पहले हुए, फिर स्टेट सेक्रेटरी हुए, फिर वाइस प्रेसिडेंट हुए, फिर जनरल सेक्रेटरी हुए, उसी स्टेट में ये रहते हैं। फिर ये 1997 में पहली बार एमएलए बने। ये मोदी जी से पहले एमएलए बन गए थे। 2002 में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने मोदी जी की सरकार में। 2013 में जनरल सेक्रेटरी बने बीजेपी के, यूपी में आके चुनाव संभाला, और 2014 से 2019 ये बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2019 में ये मंत्री बने। हालांकि 2017 में राज्यसभा चले गए थे, लेकिन पहली बार लोकसभा का मुंह इन्होंने 2019 में भेजा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस हायरकी में कि लोकसभा कौन पहले गया, ये सबसे शायद कनिष्ठ हैं। इनसे पहले सारे लोग लोकसभा पहुंच चुके थे। अब नड्डा जी हैं। नड्डा जी 1960 के बॉर्न हैं,
पक्की वाली LLB की डिग्री है। और नड्डा जी की एक बात और आपको बता दूं, लोगों को पता नहीं है, ये नेशनल्स खेले हुए हैं, ये स्विमिंग के जूनियर्स में बिहार को रिप्रेजेंट किए हुए हैं स्विमिंग में। और एक और इनका यह है कि जो ये परिवारवाद वाली बात ये करते हैं, इनकी अपनी सासी, परिवारवाद यहां पे भी है, इनकी अपनी सास, इनकी अपनी सगी सास जयश्री बनर्जी जी 1999 में लोकसभा की MP हो गई थी। ये 1993 में MLA हो गए। उस मामले में ये मोदी जी से भी सीनियर हैं, अमित शाह साहब से भी सीनियर हैं MLA बनने के मामले में। 2012 में राज्यसभा, 2014 में मंत्री, फिर 2019 में इस समय भाजपा के प्रेसिडेंट। अब अगर आप इन लोगों की तुलना एक दूसरे से करिए तो 2-3 चीजें मैं साफ करूं। सबसे पहले वोट किसके पास और इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा। जब आप मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी को देखते हैं तो यहां पे केवल मोदी जी के पास वोट है, बाकी किसी के पास वोट नहीं। बाकी मोदी जी की ताकत से वो पार्टी चलाते हैं। लेकिन यहां पे जो राजनाथ सिंह साहब, योगी जी और नितिन गडकरी हैं, सबके पास अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। मोदी जी के बाद जो सबसे बड़ा बीजेपी का कोई वोट कैचर है तो योगी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन गडकरी के पास भी अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, हालांकि उनको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से आजकल बाहर निकाल दिया गया है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से बाहर निकाल दिया गया है। राजनाथ सिंह का भी अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, लंबे समय तक बीजेपी में रहे हैं। दूसरा यह है कि ये जो आजकल एक हॉस्टिलिटी बिटवीन महाराष्ट्र और गुजरात हो रही है इंडस्ट्रियल्स को लेके, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है गुजरात में, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो तिकड़ी है राजनाथ सिंह, गडकरी और योगी जी वाली, इनको पूरी बैकिंग मिलेगी मुंबई इंडस्ट्रियल्स की। गुजरात के लोग तो अपना है ही, लेकिन उसमें गुजरात के लोग बाहर ज़्यादा हैं। देश में अडानी जी हैं, टेक्निकली तो अंबानी जी भी गुजराती हैं, लेकिन वो शायद वो किसी की सरकार आए, चाहे इधर की आए चाहे उधर की आए, वो सबको बराबर उनके हिसाब से सब समदृष्टि है। दूसरों से रिपोर्ट के संबंध में भी राजनाथ सिंह, गडकरी और योगी जी का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि इधर अमित शाह जी का जैसा व्यवहार है और योगी जी जिस तरह की, और माफ़ कीजिएगा, और मोदी जी जिस तरह की भाषा यूज़ करते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती है सामने वाले को। एक चीज़ और है, मोदी जी जैसे सिर्फ मन की बात करते हैं ना, योगी जी का एक इस वाली तिकड़ी में एक बहुत बड़ा एसेट है कि योगी जी के ऊपर 100% ऑनेस्टी का टैग है। 1 रुपये का कहीं पे भी आज तक आक्षेप भी नहीं लगा है, कोई फैमिली नहीं है। इधर क्या है, अमित शाह साहब सबको तो कहते रहते हैं, लेकिन जो उनके पुराने केसेस हैं, जो सोहराबुद्दीन और तड़ीपार, ये सब तो उनको कहीं ना कहीं हॉन्ट करते हैं ना, अपने लड़के के लिए उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना, तो वो सबसे मुक्त हैं योगी जी। क्योंकि एक ये भी है ना कि हु आफ्टर मोदी, तो योगी जी और अमित शाह के बीच लोग बात करते हैं। मोदी जी के ऊपर तो सबसे बड़ा वेताल जो चढ़ा हुआ है वो अडानी का है, वो उसको कब उतार के फेंक पाएंगे देखने वाली बात होगी। तो मेरे हिसाब से ये तिकड़ी भी, अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है उसमें ये तीनों लोग, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी की जो तिकड़ी है, ये जरूर चैलेंज करेगी और शायद इनको मोदी जी के मुकाबले ज्यादा लोग स्वीकार करेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, क्यों यूपी में कांग्रेस एकला चलो की नीति अपना रही है। कांग्रेस एक तरफ वहां विपक्ष की जो बैठक है उसको होस्ट कर रही है कर्नाटका, बेंगलोर में, दूसरी तरफ पुराने प्रेसिडेंट्स और पुराने जो MP रहे, MLA रहे, हर डिस्ट्रिक्ट की कल ही एक मीटिंग कांग्रेस के अध्यक्ष जो खाबरी जी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुलाई। करीब 250 लोग आए उसमें, और सबने एक स्वर से कहा कि हमें अकेले इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। और लोगों ने 2009 के इलेक्शन का हवाला भी दिया। उसमें लोगों को याद है कि 2009 के इलेक्शन में कैसे लास्ट मिनट तक मुलायम सिंह बार्गेनिंग करते रहे थे, फिर अल्टीमेटली वो हो नहीं पाया था पैक्ट। और उस समय कांग्रेस को अभी तक के पिछले 30 वर्षों में सबसे बड़ी सफलता मिली थी, जब ओरिजिनली 21 लोग और फिर बाद में जो राज बब्बर साहब हैं वो फिरोजाबाद में बाई इलेक्शन में वो उन्होंने सपा के कैंडिडेट को हरा दिया था, तो 22 सीटें हो गई थी कांग्रेस की। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस बार लोग फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है, और इस बार कांग्रेस, मतलब ये जो लोगों ने कल मीटिंग की है, कांग्रेस को किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, और खास करके SB के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेशर बनाने की बात है समाजवादी पार्टी में
अगर सीट की बार्गेनिंग हो तो जैसे पहले ही हो रहा था कि 4 सीट दे देंगे, 5 सीट दे देंगे, सीट नहीं देंगे, लेकिन मुझे लगता है उसका भी कारण है। दूसरा एक कारण यह है कि इस समय मुस्लिम वोट का जो लगता है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, चूंकि मायावती जी का थोड़ा रवैया ये रहता है इधर जाएंगी कि उधर जाएंगी, दलित वोट उनसे खिसका है। अब खड़गे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कांग्रेस के, और खाबरी जी यहां पे ऑलरेडी दलित हैं, इन सबको लेके ऐसा लग रहा है कांग्रेस के लोगों को कि शायद वो दलित के एक बड़े वोट बैंक को पे सेंधमारी कर सकते हैं। अब अगर आप ये देखिए, जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक हुआ करता था, दलित, माइनॉरिटी और ब्राह्मण, ब्राह्मण भी यूपी की, अब ये सारी बातें यूपी को लेके हो रही हैं। यूपी में योगी जी के चलते उनको लगता है कि राजपूतों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है और उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। तो वो ब्राह्मण, हालांकि लोगों को है कि वो बीजेपी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न नहीं है बीजेपी से यूपी में। तो वो अगर कहीं शिफ्ट होता है, उसको कांग्रेस में कुछ दिखता है तो वो शिफ्ट हो। ये ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण बीएसपी के साथ एक बार शिफ्ट हो चुका है, तो ये सोचना कि ब्राह्मण उनके साथ नहीं जाएगा, इनके साथ नहीं जाएगा, ब्राह्मण भी कहीं शिफ्ट हो सकता है। और एक चीज जो मुझे इसलिए लगी कि खाबरी जी ने एक पहले भी स्टेटमेंट दिया था, उसका कोई कंट्रडिक्शन नहीं आया। कहीं से कांग्रेस के ऊपर के नेतृत्व ने नहीं कहा कि हम इस तरह की बात नहीं, उसकी बात ही नहीं की किसी ने। तो ऐसा लगता है कि ये या तो केंद्र की, मतलब जो कांग्रेस की हाई कमान कह लीजिए, या जो ऊपर की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, या तो उसकी सहमति है या उसकी ठीक है कि करते रहो, इट हैज अ पेट्रनेज। और कांग्रेस, एक और चीज जान लीजिएगा, कांग्रेस इस समय अपने जो स्टेट है वहां पे उसके लीडर बहुत एक्टिव हो गए हैं, खास करके कर्नाटका इलेक्शन के बाद। तेलंगाना में बहुत एक्टिव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश बहुत एक्टिव चल रहे हैं, बाकी सारी जगह एक्टिव चल रहे हैं। ध्यान रखिए, पंजाब और दिल्ली के भी जो वो हैं वो बहुत एक्टिव, वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उसी तरह से शायद उत्तर प्रदेश में भी ये एक बात चल रही है कि नहीं, हमें कोई समझौता इस समय सपा के साथ नहीं करना चाहिए। अब तीसरी बात, कौन किसके साथ खेला कर रहा है एनसीपी में। एनसीपी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनसीपी क्या, एक दिन खबर आती है कि अजीत पवार भाई शपथ ले लिए, तो आधे से ज्यादा लोग उनके साथ चले गए, तो उसी दिन मीटिंग हुई नहीं, कुछ लोग इधर भी आ गए तो कुछ लोग उधर भी चले गए, और सुबह से शाम तक इधर उधर हो रहा है। अब संडे को अजीत पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल जाके शरद पवार से मिलते हैं। अब कहा यह जाता है कि उनकी बर्थडे थी या उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, उसके लिए गए थे। फिर यह खबर आई कि जो बाकी लोग नहीं गए थे, एमएलए जो अजीत पवार के थे, वो गुस्सा हुए कि आप अकेले क्यों चले गए, आपने हम लोगों को अजीब उसमें डाल दिया है और ये आपने बिल्कुल गलत काम किया। तो उनको पैसिफाई करने के लिए मंडे को फिर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल सारे एमएलए के पास गए। अब वहां मिलना जुलना एक दूसरे से जारी है। अब बहुत से एनसीपी के लोग ये कहते हैं कि साहब ये महाराष्ट्र का कल्चर है, हम लोग आपस में फैमिली टाइज को खराब नहीं करते हैं, हम लोग की भले ही राजनीतिक, लेकिन ये शिवसेना भी तो महाराष्ट्र की है, शिवसेना में तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एनसीपी में हो रहा है। अब शरद पवार आज विपक्ष की मीटिंग में है, सब बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं। शरद पवार का कोई भी बयान इस समय एम्बिगुअस नहीं है, वो बिल्कुल साफ साफ बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, अच्छा वहां पे भी क्या ये तय हुआ है कि भाई मंत्री लोग तो इधर बैठेंगे ही, वो तो सरकार है, बाकी एनसीपी के लोग एक साथ ही बैठेंगे, तो ये भी कुछ ना कुछ वहां एक घालमेल चल रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि जो अभी चल रहा था मामला, उसमें ईडी और सीबीआई के अगेंस्ट वो इंश्योरेंस खरीद ली है एनसीपी ने उन लोगों की जिनके खिलाफ ये मामला था, तो वो मंत्री भी हो गए, ईडी सीबीआई का मामला भी ठंडे बस्ते में हो गया, तो वो इसको एज इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं। लेकिन अब क्रेडिटेबिलिटी अमंग वोटर्स वो कैसे अपने को प्लेस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं ये शरद पवार साहब बहुत आहत हैं और वो इस बार घूम भी रहे हैं ठीक से, विपक्ष में भी ठीक से बोल रहे हैं। उधर प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं हमने तो उनसे फिर कहा था लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं, वो चल रहा है। लेकिन कुल मिला के मुझे अभी भी ये लगता है कि एनसीपी बहुत चतुर खिलाड़ी की तरह अपने जो भी उनके लोग हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर हो रहा था कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा, ईडी सीबीआई का अरेस्ट हो जाएंगे, उनकी इंश्योरेंस हो गई। अब वो अरेस्ट तो नहीं होंगे,
अब ये कब तक चलेगा, किस तरह से चलेगा, क्या चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और विपक्ष और एनडीए, जो मतलब विपक्ष का क्या उसका नाम होता है और एनडीए क्या करता है, वो काफ़ी कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगी एनसीपी के भविष्य के बारे में भी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।